Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 36। निक थका हारा घर आया। उसने जब से हाजे के मुंह से अपनी मॉम के बारे में सुना था तब से ही वो परेशान था। वो सारी बातों के जवाब चाहता था, इसलिए वो वहां से सीधा अपने घर आया और अपने डैड के कमरे में गया। माँ कुछ बैठे हुए थे। निक को इस हालत में आया देख वो थोड़ा हैरान हुए। क्या बात है, सब ठीक है ना? मॉम कहाँ है डैड? निक ने सीधा सवाल किया। क्यों अचानक क्या हुआ? माकोज ने पूछा। मुझे जानना है। कहाँ है मॉम? क्यों घर छोड़कर गई थी वो? आपने उन्हें कभी ढूंढा क्यों नहीं? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की पर नहीं मिली। मुझे ये बकवास नहीं सुननी डैड, मुझे सच सुनना है। जो बचपन से अब तक मुझसे छिपाया गया है, यही सच है बेटे। माँ को अपनी आंखों से चश्मा उतार कर बोले। ये सच नहीं है। सच आपने हमेशा मुझसे छिपाया है। मुझे जानना है क्या हुआ था मेरी मॉम के साथ। क्या किया था आपने? क्यों गई वो छोड़कर? माकोज ने बेबसी में निक की तरफ देखा। उसे देख वो समझ रहे थे कि अब बिना सच बताए काम नहीं चलेगा। आओ बैठो मेरे पास। माकोज ने उसे अपने बगल से बैठने को कहा। वो उनके बगल से बैठ गया। तुम्हारी मॉम सोफिया एक सीधी साधी लड़की थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी। एक दिन अचानक ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम दोस्त बन गए और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो मेरे बारे में जानती थी। हालांकि मेरे डैड इस शादी के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोफिया की फैमिली का स्टेटस हमारे स्टेटस से मैच नहीं कर पाएगा, ना ही सोफिया हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी। पर मैं नहीं माना और हमारी शादी हो गई। पर जैसे कि मेरे डैड ने कहा था वही हुआ। सोफिया को मेरे साथ मेरे माहौल में रहना बहुत मुश्किल दे रहा था। वो एक साधारण लड़की थी। वो जब भी कभी पार्टी में मेरे साथ जाती तो अपने रहन सहन की वजह से मजाक बन जाती। धीरे धीरे वो पार्टी में जाना बंद कर दी। तुम्हारे होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। सोफिया तुम में बिजी रहने लगी और मैं काम में। मैंने निक कॉर्पोरेशन की शुरुआत की और उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। सोफिया हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। वो चाहती थी कि मैं धीरे धीरे माफिया से दूर हो जाऊं, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें दुश्मन ज़्यादा होते हैं। जब तुम 5 साल के हुए तो तुम पियानो पर उल्टी सीधी उंगलियां चलाते, जिसे देखकर मुझे लगा कि तुम्हें पियानो सिखाना चाहिए। मैंने सबसे बेहतरीन टीचर की खोज की। जो टीचर मुझे मिली वो थी मेरी कॉलेज की दोस्त और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एंजेला। वो कई साल पेरिस में रहकर पियानो सीखी थी। मैंने उसे तुम्हारी पियानो टीचर बना दिया। उसके आने के 3 महीने बाद तुम्हारी मॉम एक दिन बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानता कि क्या बात थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर वो नहीं मिली। वो एक लेटर छोड़कर गई थी जिसमें उसने लिखा था कि वो मेरे लिए अब और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ और अब वो जा रही है। मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ खुशी से रह सकता हूँ। मैं नहीं जानता उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से। मैंने कभी ना उससे ऐसा कहा, ना ही ऐसा कुछ किया जिससे उसे ऐसा लगता। डैड, क्या आपने एंजेला का पता किया था? वो क्या करती थी आपके पीछे? निक बोला। हाँ, मैंने उससे भी बात की कई बार इस बारे में, पर उसे भी कुछ पता नहीं था। डैड, ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉम का कुछ पता ना चले? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी सोफिया का पता लगाने में। मुझे बस सिर्फ इतना पता चला कि इटली से लंदन गई। मैंने पूरा लंदन छान मारा, मुझे उसका कुछ पता नहीं चला।
निक ने एक गहरी सांस भरी और बोला, उसके बाद एंजेला उसने क्या किया? वो तुम्हें पियानो सिखाने तक आती रही। उसके बाद वो बंद हो गई आना। मिलान में ही रहती है वो। उसके पति की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई। अपने 2 बेटों के साथ रहती है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे उनका एड्रेस बता दो। मार्कोज निक को एंजेला का एड्रेस दे देते हैं। निक जब से वापस आया था वो इतना उलझ गया था कि उसे किया के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। वो सुबह कंपनी में भी नहीं जाता। वो जैड के साथ एंजेला के घर के लिए निकल जाता है। हाजे के घर में किया नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है और हाजे उसके लिए नाश्ता लगा रहा होता है। किया, मेरे ख्याल से अब तुम्हें निक की कंपनी छोड़ देनी चाहिए। मैं नोटिस पीरियड पर हूँ अब। परसों मेरा आखिरी दिन है। किया खुश होकर बोलती है। निक के व्यवहार से किया को भी अब उससे डर लगने लगा था। वो जितना जल्दी हो सके इस सब से दूर हो जाना चाहती थी। वैसे भी उसे निक को देखते ही ये ख्याल आता था कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई। एलेक्स ने कई बार किया से बात करने की कोशिश की पर वो उससे भी बात नहीं करती थी। निक एंजेला के घर पहुंचता है। वो अकेली ही थी उस वक्त। वो पहले तो निक को नहीं पहचान पाती है। कौन हो तुम? वो निक को देखकर पूछती है। मैं निक, मार्कोज का बेटा, जिसे कभी बचपन में तुमने पियानो सिखाया था। निक के हाव भाव बता रहे थे कि वो एंजेला से नफरत कर रहा है। पर एंजेला ये सुन खुश हो जाती है। अरे तुम वही हो। कितने छोटे थे तुम तब। तुम मेरी माँ से क्या कहा करती थी मुझे याद है। निक गुस्से में बोला। ये सुनकर एंजेला थोड़ी सकपकाई, फिर वो संभल कर बोली, अरे मैं क्या कहती थी तुम्हारी माँ से। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी वजह से ही घर छोड़कर गई थी। अब मुझे बस ये जानना है कि वो गई कहाँ है। तुम कैसी बात कर रहे हो निक? भला मुझे क्या मालूम तुम्हारी माँ कहाँ है। वो तो शुरू से ही बेवकूफ़ थी जो अच्छा खासा घर छोड़कर चली गई। हाउ डेयर यू। निक ने अपनी गन निकाली और एंजेला की कनपटी पर अड़ा दी। अब सीधे सीधे बताओ कि मेरी मॉम कहाँ गई थी। तुम पागल हो? इस तरह मेरे घर में आकर मुझे ही धमका रहे हो। मैं पुलिस को बुला दूंगी। एंजेला ने निक को धमकाना चाहा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि पुलिस सिलियन माफिया के हेड को पकड़ने आएगी? एंजेला बुरी तरह डर जाती है ये सुनकर। हाँ, हम अपने काम के बारे में दूसरों को बहुत कम बताते हैं। इसलिए तुम मेरे डैड की एक्स गर्लफ्रेंड होकर भी नहीं जानती कि वो कौन है। मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। अब एंजेला मिनमिनाकर बोलती है। अच्छा, तो ऐसे नहीं बताओगी? कोई बात नहीं। ये कह निक एक चेयर खिसका कर उसके सामने ही बैठ जाता है। सुना है तुम्हारे 2 बेटे भी हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्हें कुछ मत करना, मैं बता दूंगी। एंजेला गिड़गिड़ाई। शुरू से बताओ कि तुमने क्या किया था मेरी मॉम के साथ। मैं जब पेरिस से वापस आई तो मैंने मार्कोज के बारे में सुना कि उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया और उसकी शादी भी हो चुकी है। मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने पियानो सिखाने की क्लास खोली थी। एक दिन उसी क्लास में मार्कोज आ गया। वो तुम्हारे लिए पियानो टीचर ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें पियानो सिखाने आने लगी। मैंने वहां देखा कि तुम्हारी माँ सोफिया एक साधारण घर की सीधी सादी लड़की है जो मार्कोज के एलीट क्लास में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे नीचा दिखाना शुरू किया। मैंने बातों ही बातों में उसे समझाया कि उसकी वजह से मार्कोज को शर्मिंदा होना पड़ता है। जब मार्कोज घर पर होता तो मैं जानबूझकर मार्कोज के करीब रहती ताकि सोफिया को बुरा लगे। मार्कोज इस सब से अनजान था। एक दिन मार्कोज ने सोफिया को पार्टी में चलने को कहा पर मेरी बातों का असर सोफिया पर इतना था कि उसने जाने से मना कर दिया। वो मार्कोज से भी कटी कटी रहने लगी। उसे भी यकीन हो गया था कि वो मार्कोज के लायक नहीं।
इसी तरह एक दिन वो माकोज को छोड़कर चली गई। उसे लगने लगा था कि मैं माकोज के साथ रिलेशन में हूँ। एंजेला ने बात पूरी कर पसीना पोंछा। कितनी घटिया हो ना तुम, क्या मिला तुम्हें उस सब से? 20 सालों से मैं अपनी मॉम से दूर हूँ, सिर्फ एक घटिया औरत के पागलपन की वजह से। अब मुझे बस ये बताओ कि मेरी मॉम गई कहाँ थी? डेफिनेटली ये भी तुम्हें पता होगा। वो फ्रांस में सेंट मालो में रहती है। मैंने सोफिया के पेरेंट्स को वहाँ पहले ही भिजवा दिया था। मतलब मेरी मॉम इटली छोड़कर तुम्हारे ही कहने पर गई थी। निक गुस्से में चिल्लाया। एंजेला सकपकाकर गर्दन हिलाकर बोली, हाँ। मैंने उसको बोला कि सबकी खुशी के लिए उसे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। यू ब्लडी विच, 2 बेटे हैं ना तुम्हारे? अब देखो बाकी की जिंदगी तुम उनके लिए ठीक उसी तरह तड़पोगी जिस तरह मैं और डैड मॉम के लिए तड़पे हैं। ये कह निक उठा और चेयर में लात मार वहां से चला गया। एपिसोड 37। रास्ते में वो जैद से बोला, इसके दोनों बेटों को इतना डराओ कि वो इटली छोड़कर जाने को मजबूर हो जाए। जब वो एयरपोर्ट पर जाए तो ऐसा अरेंजमेंट करना कि वो कभी वापस न आए। निक और माकोज तुरंत फ्रांस के लिए निकल गए। सेंट मालो समुद्र किनारे बेहद छोटी और खूबसूरत जगह है। सोफिया यहाँ एक साधारण से घर में रहती थी। दोनों उस घर के बाहर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। माकोज ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी के चलने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। सामने सोफिया थी। सोफिया माकोज को पहचान गई। वो डबडबाए आंखों से उसे देखने लगी। आखिर क्यों सोफिया, क्यों तुम हम दोनों को अकेला छोड़ चली आई? सिर्फ उस एक पागल औरत के कहने पर। माकोज भरे गले से बोले, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता था और फिर तुम और एंजेला शादी करना चाहते थे। सोफिया पुराना दर्द भूली नहीं थी। किसने कहा ये सब तुमसे? उस पागल औरत ने। और तुमने मान लिया। क्या कभी मैंने ये सब तुमसे कहा? अगर मुझे एंजेला से शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर लेता। कभी मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुमसे मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है? एक बार ये सब मुझसे तो पूछ लिया होता। माकोज बड़े अफसोस से बोले, तो क्या तुम दोनों ने? सोफिया की बात पूरी होने से पहले ही निक बोला, नहीं मॉम, जो आपको उस विच ने बताया सब झूठ था। वो आखिर तक ये बात छुपाए रही। वो तो मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने उसे धमका कर सच निकलवा लिया। जैसा आपको बताया वैसा कुछ भी नहीं था। आपके जाने के बाद डैड ने बहुत ढूंढा आपको। वो अब तक आपका इंतजार कर रहे थे। आपके जाने के बाद उन्होंने अकेले ही मुझे पाला। कोई और औरत उनकी लाइफ में नहीं आई, ना ही एंजेला और ना ही कोई और। निक माय सन, कितने बड़े हो गए हो तुम? सोफिया निक के गालों को अपने हाथों से छूकर बोली, आई एम सॉरी बेटा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली आई थी। अपनी मम्मा को माफ कर दो मेरे बच्चे। कहकर सोफिया रोती हुई निक से लिपट गई। निक अपनी मॉम को बाहों में कस कर रोते हुए बोला, मैं सिर्फ 6 साल का था मॉम जब आप छोड़ गई थी। जरा भी नहीं सोचा मैं अकेले कैसे रहूंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाती। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। सोफिया रो रही थी। माकोज अपने आंसू पोंछ बोले, जो गया उसे अब भूल जाओ। वैसे एंजेला ने एक बात सच बोली थी सोफिया कि तुम बेवकूफ हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार पूछ तो लेती मुझसे। मुझे माफ कर दो, मैं सोच ही नहीं पाई कि क्या करना है। एंजेला ने मेरा बुरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। मुझे माफ कर दो हनी। माकोज ने मुस्कुराकर सोफिया को गले से लगा लिया। एक दिन वहां रुककर तीनों वापस आ गए। मिलान आकर निक को जैद ने बताया कि एंजेला ने अपने दोनों बेटों को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाया था। मिलान एयरपोर्ट पर ही निक के आदमियों ने अपना काम कर दिया था। थाईलैंड में जैसे ही उन दोनों ने लैंड किया वो उधर एयरपोर्ट पर ही ड्रग्स के साथ पकड़ लिए गए। गुड।
थाईलैंड में ड्रग्स स्मगलिंग की सजा मौत की है सीधी। अब एंजेला को पता चलेगा कि किसी के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। अब या तो वो मारे जाएंगे या जिंदगी भर जेल में रहेंगे। इस सब के बीच में निक किया को बिल्कुल भूल ही गया था। वो सुबह जैसे ही कंपनी आया उसकी नज़र किया की डेस्क पर पड़ी जो खाली थी। उसने पूछा तो पता चला कि कियारा कल ही कंपनी छोड़ गई है। निक ने ऑफिस में आकर किया को कई बार कॉल किया पर उसने कोई कॉल नहीं उठाया। फिर उसने एलेक्स को बुलाया। एलेक्स, तुम्हें पता है किया कंपनी छोड़कर चली गई है? एलेक्स, हाँ मालूम है। निक, तुमने रोका क्यों नहीं? एलेक्स मुस्कुराया और बोला, आपको क्या लगता है मेरे रोकने से वो रुक जाती? जब वो इस कंपनी के वीपी के कहने से नहीं रुकी तो मेरे कहने से कैसे रुक जाती? वैसे भी आपकी मेहरबानी से अब किया मुझसे भी नफरत करती है। निक, मेरी नहीं, उस हाजे की वजह से। निक ने टेबल पर हाथ पटका, तुम्हें भी समझाया था कि उसे हाजे के साथ रहने से रोको। वही हुआ ना जिसका डर था। वो और उसका बाप चाहता ही यही है कि हमारे सारे आदमी उनसे मिल जाए। एलेक्स, मिस्टर निक, बात यहाँ बिजनेस की नहीं है। किया को लगता है कि उसके पापा के केस का आपके डैड से कुछ लेना देना है। क्या वाकई में डैड का उस केस से कुछ लेना देना है? निक टेंशन में बोला। एलेक्स, नहीं मिस्टर माकोज इंडिया सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही गए थे। वो वहाँ की कई छोटी छोटी रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट कर उन्हें निक कॉर्पोरेशन में शामिल करना चाहते थे। फिर उन सभी कंपनीज को मर्ज कर एक कंपनी खड़ी करते। किया के डैड मिस्टर कुमार की भी रियल एस्टेट कंपनी थी। वो उस वक्त काफी क्राइसिस से जूझ रहे थे। बिजनेस के लॉस, लोगों की दुश्मनी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके सामने। उनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ वो और किया। मैंने खुद अपनी आंखों से किया को उन मुसीबतों में फंसते देखा है। कैसी मुसीबत? निक चौंक कर बोला। एक बार मैं जब मिस्टर कुमार से मिलने जा रहा था तो मेरे ही सामने एक लड़के ने किया का किडनैप कर उस हैरेस करने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ कि इस वक्त मैं था। मैंने जाके किया को बचा लिया था। अच्छा, तभी वो तुम्हारे इतना क्लोज थी? निक समझकर सिर हिलाकर बोला। हाँ, सिर्फ वही नहीं, उसके डैड भी। जब वो मर रहे थे तो उन्होंने मुझे अकेले में बुलाकर कहा था कि किया का हमेशा ख्याल रखना, मैं तुम्हें किया देके जा रहा हूँ। ये बात सुन निक चौंका। क्या ये बात किया जानती है? एपिसोड 38। एलेक्स, नहीं। निक, हाँ तो वो उस केस में कैसे फंसे? एलेक्स, उन्होंने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई थी। वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा कमाकर वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उनके काफ़ी दुश्मन थे। वो किया को लेके काफ़ी इनसिक्योर रहते थे। इसके लिए वो इतना पैसा कमा लेना चाहते थे जिससे वो अब्रॉड में अपना बिजनेस सेट कर सके। बस इसी जल्दबाजी में वो फंड्स गए। उन्होंने काफ़ी पैसा दूसरे कंट्रीज के बैंक में जमा किया था। बस उनके किसी दुश्मन को ये बात पता लग गई और वो पकड़े गए। निक, वो चाहते तो उस वक्त डैड का नाम लेकर बच सकते थे। एलेक्स, हाँ, फिर निक कॉर्पोरेशन की इमेज खराब होती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना ही तो मिस्टर माकोज और ना ही निक कॉर्पोरेशन किसी का नाम बीच में नहीं आने दिया। इसी बात से मिस्टर माकोज काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, इसीलिए वो किया को साथ लाए थे। वो जानते थे कि वो मिस्टर कुमार के बिना वहाँ एक दिन सेफ नहीं रह सकती थी। और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी, बंगलो सब सील हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था। निक, तुम उस केस की पूरी डिटेल मंगवा सकते हो? एलेक्स, हाँ, पर उससे क्या होगा? निक, मंगवा लो, कभी काम पड़ सकता है। एलेक्स, ओके। एलेक्स ऑफिस से बाहर चला गया। निक शाम को हाजे के घर की तरफ गया। वो जानता था कि किया इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। हाजे के फार्म हाउस के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी थी। निक जान गया ये सब उसी के लिए है। फिर भी वो कार से निकलकर उस तरफ गया।
पर गार्ड्स ने उसके सामने खड़े होकर उसे रोक दिया। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे हाजे से मिलना है। निक बोला, सॉरी मास्टर, हाजे घर पर नहीं है। एक गार्ड बोला, कब तक आएंगे? वो अभी फिलहाल नहीं आएंगे। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप आकर कार में बैठ गया और जैद से बोला, पता करो ये हाजे कहाँ गया है। जैद, अरे हाँ मिस्टर निक, मैं आपको बताना भूल गया, हाजे अमेरिका गया है 6 महीने के लिए, तो आपको फिलहाल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैद कहकर मुस्कुराया, मतलब मिस कियारा अकेली ही है, हाजे साथ नहीं है तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही कम हो गई। जैद ये कह के मुस्कुराया। निक ने भौहें ऊपर चढ़ाई और बोला, तुम अपने काम से काम रखो। जैद का मुंह उतर गया। वो पलटकर ड्राइविंग करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद निक बोला, अच्छा एक बताओ। हाँ पूछिए। अगर हाजे चला गया है तो इसका मतलब किया अकेली है, पर वो उसके घर पर अकेली रह क्यों रही है, वो भी इतनी सिक्योरिटी के बीच? बहुत सिंपल है मिस्टर निक, वो आपकी वजह से वहाँ रह रही है, और सिक्योरिटी भी आपकी वजह से ही है। पर मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे इतना डरने की जरूरत पड़े। निक अफसोस से बोला, आपने किया नहीं है, पर हाजे ने तो ऐसा समझाया होगा, और फिर वो आपसे नाराज भी है और उनको पता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप जरूर उनसे मिलने जाओगे। अच्छा, कोई आइडिया है जो मैं किया से बात कर सकूं? हाँ, एक तरीका है। किया, आप भी अपने साथ काफी गार्ड्स लेकर जाओ। अगर वो फिर भी रोके तो आप हाजे के डैड को बोलो कि हाजे ने क्या किया है। अब वो आपसे सीधी दुश्मनी तो करना नहीं चाहेंगे। हाँ, सही है। ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? निक जैद से बोला, आपने पूछा ही अभी है। दूसरे दिन निक काफी सारे गार्ड्स को अपने साथ लेकर गया। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। वो गार्ड्स अपनी वही बात दोहराए। ठीक है, मैं अंदर नहीं जा सकता, पर किया को बाहर बुला दो। उससे बोलो कि मुझे जरूरी बात करनी है। रुकिए, मैं बोलता हूँ। ये कह वो गार्ड अंदर चला गया। 5 मिनट बाद आकर बोला, उन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया है। ठीक है, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ। ये कहकर निक ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उसके गार्ड्स हाजे के गार्ड्स को रोककर खड़े हो गए। निक आराम से अंदर चला गया। उसने डोरबेल बजाई तो किया दरवाजा खोल बिना देखे ही बोली, मैंने कहा ना उन लोगों को यहाँ से जाने को बोल दो। मुझे नहीं बात करनी उन लोगों से। निक ने ये सुन लिया। वो दरवाजा खोल अंदर आकर बोला, यहाँ इधर इतने लोगों के बीच में अकेले रहना तुम्हें सही लग रहा है? यहाँ से चले जाइए मिस्टर निक, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई रोड साइड रोमियो हूँ जो यहाँ ड्रामा करने आया हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओगी। इसके अलावा जहाँ रहना हो वहाँ रहो, आई डोंट केयर, पर यहाँ नहीं। किया दोनों हाथों को सीने पर बांधकर खड़ी हो गई और नफरत भरी जुबान से बोली, मिस्टर निक, आपको लगता है हर कोई आपका गुलाम है जिसे जब चाहे जैसे चाहे आप अपनी मर्जी से चलाएंगे? मैं कहाँ रहती हूँ, किसके यहाँ रहती हूँ, ये आपका कंसर्न नहीं है। पर हाजे मेरे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है, और उन्हें पता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी रही हो, तुम्हें वो जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। हाजे यहाँ से जा चुका है और वो 6 महीनों तक अब नहीं आएगा। रही बात मुझे नुकसान पहुंचाने की, तो वो आप पहुंचा चुके हैं मिस्टर निक, जितना पहुंचाना था। अब कोई और मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, मेरे पास है ही क्या? किया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे फादर के केस का मेरे डैड से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो वो क्या मेरे डैड का नाम नहीं लेते? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं। किया सपाट लहजे में बोली। निक कुछ बोलता, पर उससे पहले उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकालकर कॉल रिसीव की।
वो कॉल हाजे के डैड की थी, जिन्हें बाहर के गार्ड्स ने कॉल कर बताया था। निक, मैंने सुना तुम मेरे घर पर हंगामा मचा रहे हो। दूसरी तरफ से आवाज आई, पहले अपने उस बेटे से पूछो कि उसने किसको घर पर रखा है। क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे और हाजे के बीच में क्या चल रहा है। तुम्हारे बेटे ने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर रखा हुआ है। वो उसे झूठ बोलकर बहकाकर अपने साथ ले आया और अब उसने इतनी सिक्योरिटी लगा दी है मेरे आने पर तुम तो जानते हो मैं इन सब से रुकने वाला नहीं। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बेटे के साथ? ये अजूबा कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं है। पूछो अपने बेटे से। और एक बात तुम दोनों अपने दिमाग में डाल लो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ तो तुम दोनों दुनिया के किसी भी कोने जाना पर सिलियन माफिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तो पता ही होगा कि सिलियन माफिया अपने दुश्मन को कहीं भी हो छोड़ती नहीं है। सामने से कोई जवाब नहीं आया, कॉल कट गया। किया लिविंग रूम से पहले ही अंदर चली गई थी। उसने निक की ये सब बातें नहीं सुनी। निक फोन काटकर बाहर आ गया। इधर हाजे के डैड ने सीधा उसे कॉल किया, हाजे हमारे फार्म हाउस पर तुम किसे रख कर आए हो? हाजे डैड वो पूर्ण विराम। उसके पीछे निक क्यों आया? क्या वो उसे जानता है? वो हाजे की बात पूरी होने से पहले ही बोले। हाजे हाँ, एक्चुअली वो निक की। हाजे बात पूरी करता उससे पहले ही उसके डैड ने उसे टोक दिया। हाँ, मुझे सब पता चल गया है। पहली बार कोई अच्छा काम किया है तुमने। हाजे मतलब आपको सब कुछ मालूम हो गया? हाजे खुश होकर बोला, हाँ सब कुछ। हाजे ने सवाल किया, आपको ये भी पता है कि मैं उसे वहाँ क्यों लाया? हाँ बिल्कुल, अरे आखिर तुम बेटे बेटे किसके हो? लाइक फादर लाइक सन। मैं आज ही जाता हूँ उसके पास। ओह थैंक यू डैडी। और हाँ, उस निक को उससे दूर रखना, वरना वो उसे फिर झूठ बोल के फंसा लेगा और ले जाएगा। डोंट वरी माय सन, अब वो निक उससे मिल ही नहीं पाएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी। हाजे ने खुश होकर फोन रख दिया। दोनों ही खुश थे, हाजे भी और हाजे के डैडी भी, पर शायद इरादे दोनों के अलग अलग थे। एपिसोड 39। रात के कोई 10 बजे किया से कोई मिलने आया। किया ने जब लिविंग रूम में आकर देखा तो वो एक अधेड़ उम्र का इटालियन आदमी था। हाय, मैं कार्लोस, हाजे का डैडी। वो आदमी मुस्कुराया। ओह आप आइए बैठिए, हाजे तो है नहीं। किया मुस्कुराकर बोली, पता है मुझे, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। किया बोली, अरे नहीं नहीं बैठो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। किया सामने सोफे पर बैठ गई। कार्लोस, मुझे आज निक का पता चला। वो यहाँ आया था। मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे और उसके बारे में सब पता लगा लिया है। आपको मेरे बारे में क्या पता चला? किया ने पूछा। मुझे सब पता चल गया, किस तरह निक और उसके बाप ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, कैसे तुम्हारा इस्तेमाल किया। कार्लोस किया के चेहरे के भावों को बड़े गौर से देख रहा था। सही कहा आपने, मेरा और मेरे पापा दोनों का ही इस्तेमाल किया। मेरे पापा को तो इन लोगों की वजह से मरना ही पड़ा, और तुम उन्हीं लोगों के लिए काम करती रही। ये सब देखकर तुम्हारे पापा को कितना दुख होता होगा। मुझे कुछ पता नहीं था तब, अब सब कुछ पता चल गया है। अब जान गई हूँ कि मेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें यही लोग थे। तुम्हें उन लोगों से बदला लेना चाहिए। इस तरह छिपकर बैठने से क्या होगा? आज वो यहाँ तक आ गया है, कल वो तुम्हारे साथ कुछ कर भी सकता है। वैसे भी ये निक अपने बाप से भी बुरा है, जब इसके कोई काम का नहीं रहता तो उसे ये अपने रास्ते से हटा देता है। मैं कर भी क्या सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें मालूम है क्या, निक की मॉम वापस आ गई है। क्या वो वापस आ गई है? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सुना था कि वो निक के बचपन में ही मर गई थी। नहीं, वो मरी नहीं थी, बल्कि माकोज की अय्याशियों से परेशान होकर छोड़कर चली गई थी।
इतने साल बाप बेटों ने उसकी खबर नहीं ली। अब जरूर कोई काम आ गया होगा इसलिए ले आए हैं वापस। किया ने नफरत से मुंह सिकोड़ लिया। आप बताएं मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा जिससे मेरा बदला पूरा हो जाए। कार्लोस मुस्कुराए और बोले तुम तो बस निक की खबर बताती रहो बाकी मैं सब कर दूंगा। तुम्हारे इस बदले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर मैं अपने बेटे की दोस्त की इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप। तुम निक की सेक्रेटरी रही हो, तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा तो क्यों ना उसे बर्बाद करने की शुरुआत उसके काम से ही की जाए। मेरे पापा की भी सारी प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की वजह से बर्बाद हुई। वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। दुबई में एक 7 स्टार होटल बनने जा रहा है। जो कंपनी ये होटल बनवा रही है उसने इसके लिए टेंडर निकला है। अब एक बार मुझे पता चल जाए कि निक कॉर्पोरेशन ने क्या फिगर डाले हैं तो फिर समझो वो टेंडर गया उसके हाथ से। उसके बाद उसका एक रिसोर्ट वेनिस में बनने वाला है जिसके लिए उसने सेनवेल कंपनी से हाथ मिलाया है। एक बार सेनवेल की मार्केट स्ट्रैटेजी निक कॉर्पोरेशन से लीक हो गई तो ये पार्टनरशिप खत्म है। तुम ये इन्फॉर्मेशन ले आओ आगे मैं देख लूँगा, पर मैं उसकी कंपनी छोड़ चुकी हूँ। किया बोली, मालूम है तुम्हें कंपनी की तरफ से मेल आईडी मिली होगी, क्या वो अभी एक्टिव है? हाँ अभी तो एक्टिव है। बस वो चालाक निक यहाँ गलती कर गया। तुम वो मेल चेक करो, वहाँ बहुत कुछ जरूरी होगा। ठीक है आपको जो चाहिए वो मैं चेक करके भेज दूंगी। आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए। कार्लोस अपनी मेल आईडी देता है और खुश होकर चला जाता है। कार्लोस के जाने के बाद किया सुरेखा आंटी से बात कर सो जाती है। सुबह किया ने मेल चेक की और जो मेल कार्लोस को चाहिए थी वो उसने उसे भेज दी। कार्लोस की तो खुशी का मानो ठिकाना नहीं था। इधर शाम को निक कॉर्पोरेशन में हड़बड़ी थी। सेनवेल कंपनी ने निक कॉर्पोरेशन से पार्टनरशिप खत्म कर दी थी क्योंकि उनकी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जानकारी निक कॉर्पोरेशन से लीक हुई थी। निक ने तुरंत बोर्ड की मीटिंग बुलाई। शेयर होल्डर्स में से भी काफ़ी निक के खिलाफ रहते थे। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता था। उन्होंने कहना शुरू किया कि निक अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, पर निक ने कहा कि वो पता करेगा कि ये सब किसने किया है और उसे वो छोड़ेगा नहीं। निक को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है। कंपनी में इस बात का पता लगाने के लिए जांच बैठा दी गई। कार्लोस ने खुश होकर किया को कॉल किया। पहला काम तो सक्सेसफुली हो गया। सेनवेल की पार्टनरशिप निक के हाथ से निकल गई। किया भी ये सुनकर खुश थी। उसे लग रहा था कि उसके पापा अब खुश होंगे। अगला काम कब होगा? कार्लोस अगले काम के बाद शायद निक को तुम पर शक हो जाए और वो तुम्हारी मेल आईडी बंद कराए उससे पहले ही तुम उसके सारे मेल्स मुझे फॉरवर्ड कर दो। किया मैं आपको मेल आईडी और पासवर्ड ही भेज देती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। किया ने मेल आईडी और पासवर्ड कार्लोस को भेज दिए। इधर एलेक्स के पास कुमार के केस की सारी डिटेल आ गई थी। उसने वो डिटेल जब चेक की तो वो हैरान रह गया। कुमार के बारे में इन्फॉर्म करने वाला उसका दुश्मन पुनीत अरोड़ा ही था। एलेक्स को इसका शक पहले से ही था। उसने वो डिटेल निक को मेल कर दी, पर निक इतना बिजी था उसने वो मेल देखी ही नहीं। दूसरे दिन एक नया धमाका हुआ। दुबई का प्रोजेक्ट भी निक के हाथ से निकल गया। मार्केट में उसके शेयर की कीमत लगातार गिरती जा रही थी। उसे जब ये पता लगा कि वो प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकलकर कार्लोस को मिल गया है तो उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। ओह नो, ये तुमने क्या कर दिया? ये कह निक ने अपना सिर पकड़ लिया। निक ने एलेक्स को अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे पता चल गया ये सब कौन कर रहा है। एलेक्स के आते ही निक बोला, मुझे भी। जब मुझे पता चला कि दुबई वाला प्रोजेक्ट कार्लोस को मिला है मैं तभी जान गया था। अब क्या करे? निक हैरान था। कुछ नहीं,
ये सब तो उसका मजाक बनाने से पहले सोचना चाहिए था। देखा जाए तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। किस तरह उसकी फीलिंग्स के साथ खेले हो तुम मिस्टर निक, ये सारा स्टाफ जानता है। क्या जानता है स्टाफ? और क्या किया है मैंने? इस कंपनी ने किया के आने से पहले भी निक को देखा था, पर किया के आने के बाद जिस निक को देखा वो अलग था। अपनी किस सेक्रेटरी को तुम डिनर पर लेकर गए मिस्टर निक? किस सेक्रेटरी के लिए तुमने सांद्रा को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला और किसको तुमने वेडिंग गाउन गिफ्ट में दिया? इतना सब करने के बाद एकदम सांद्रा से सगाई कर ली। शौक में सिर्फ किया नहीं बल्कि हम सब भी चले गए थे। मेरी मजबूरी थी एलेक्स। डैड ने एकदम से अनाउंस कर दिया एंगेजमेंट का। मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी इस बात को लेकर, पर डैड ने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं एंगेजमेंट कर लूँ। मुझे झुकना पड़ा उनके सामने झुकना पड़ा, या उस इन्वेस्टमेंट के आगे जो मिस्टर मारियो ने की है इस कंपनी में। इसी वजह से तो डैड ने एंगेजमेंट की है। मारियो ने यही कंडीशन रखी थी। इसका मतलब तुम बिक गए निक। एलेक्स तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। एपिसोड 40। एलेक्स तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट तुम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। मैं उसे सुधार भी सकता हूँ। अगर किया नहीं भी होती तब भी मैं उस सांद्रा से कभी शादी नहीं करता। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ने का अनाउंस आज ही कर रहा हूँ। अब क्या फ़ायदा? कंपनी ऑलरेडी ही इतने क्राइसिस के है, मुसीबत और बढ़ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कार्नोस को इतनी आसानी से विनर बन जाने दूंगा? अभी तक उसने कॉर्पोरेट निक को देखा है, सिलियन हेड निकोल को नहीं। जो भी हो, पर किया को इस सब में कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। ये तुम मुझे नहीं बताओगे? एलेक्स निक चिल्लाया। शी इज़ माई गर्ल और उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमने वो केस की डिटेल्स मंगवाए? हाँ, मेल भी कर दी है, चेक कर लेना। उसमें साफ है कि कुमार को फंसाने वाला पुनीत अरोड़ा था, और कुमार ये काम काफ़ी पहले से कर रहे थे, हमारे इन्वेस्टमेंट के काफ़ी पहले से। निक उस डिटेल्स के सारे प्रिंट आउट निकलवाकर एक फ़ाइल तैयार करवाता है और वो फ़ाइल किया को देने के लिए रख लेता है। अगले दिन कार्नोस किया के पास आता है। वेल डन किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज निक की कंपनी के शेयर सबसे नीचे जा चुके हैं। सब उसकी कंपनी से हाथ खींचते जा रहे हैं। धीरे धीरे बल बर्बाद हो जाएगा, जस्ट लाइक योर फादर। थैंक यू। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था, पर मुझे लगता है तुम्हें अब जगह बदल देनी चाहिए। इतना सब होने के बाद निक बौखलाया होगा वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्या वो वाकई में ऐसा कर सकता है? किया को इस बात पर विश्वास नहीं था। हाँ, मेरे पास उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किया को ये सुन विश्वास नहीं होता, पर वो जानती थी कि हाजे के डैडी झूठ नहीं बोलेंगे। किया को सोच के डूबा देख कार्नोस बोला, डोंट वरी, मैं शाम को आदमी भेज दूंगा, तुम मेरे होटल के स्वीट में कुछ दिन रह लेना। अगर सब ठीक रहा तो वापस आ जाना। ये कह वो चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद निक आता है, पर इस बार काफ़ी अलग लग रहा था। जर समय डिसेंट लुक में रहने वाला आज बहुत अलग दिख रहा था। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ओवरकोट पहने वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसके साथ उसके काफ़ी आदमी थे। उसके अंदर की तरफ आते ही गार्ड्स ने उसे रोका तो उसने अपनी गन निकालकर उसकी कनपटी पर अड़ा दी और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे रोकने की औकात इस घर के मालिक की भी नहीं है। बट सर, हमें ऑर्डर है कि आपको अंदर ना जाने दिया। वो गार्ड सिटपिटा कर बोला, तुम्हारा बॉस भी मेरे ऑर्डर फॉलो करता है। ये कह निक के आदमियों ने उन सभी गार्ड्स को पकड़ लिया। निक आराम से अंदर चला गया। किया अपने रूम में नहाकर तैयार हो रही थी, तभी निक उसके रूम में आ गया। किया एकदम हड़बड़ा गई। तुम यहाँ क्यों आए? किया चीखी, ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, निक बड़े आराम से बोला। बाहर निकलो रूम से।
तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं नहा कर आई हूँ अभी? हाँ तो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें नहाते देख लिया हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुझे कपड़े पहनने हैं? किया का पारा चढ़ता जा रहा था। बाथरोब पहना तो है, अब बाकी बाद में पहनना, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। पर मुझे नहीं सुननी, तुम्हें सुननी पड़ेगी, ये कह निक ने किया का हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठा दिया और उसके बगल से बैठकर वही फाइल किया को पकड़ा दी। ये लो, इस फाइल को पलो, सब समझ आ जाएगा। जो भी वहम दिमाग में भरा है सब दूर हो जाएगा। किया ने फाइल बेड पर एक तरफ फेंकी और बोली, हो गया? अगर हो गया तो अब जा सकते हो। मैं सांद्रा से एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? किया ने बड़ी ही रुखाई से जवाब दिया। क्यों तोड़ रहा हूँ, क्या ये नहीं जानना चाहती? निक तड़प कर बोला, नहीं, तुम्हारे पर्सनल मैटर से मुझे क्या लेना देना। मैं जानता हूँ किया तुम मुझसे नाराज हो। निक किया के कंधे पकड़कर बोला, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही मेरे डैड ने तुम्हारे पापा के साथ कुछ गलत किया है। सांद्रा के साथ एंगेजमेंट वो सडनली डैड ने अनाउंस कर दी। मुझे पहले कुछ नहीं पता था उसका, फिर डैड ने मुझे फोर्स किया उसके लिए। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। क्यों सुनूं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं अब ना ही तो फिर से कमज़ोर बनना चाहती हूँ, ना ही अपना मजाक बनवाना चाहती हूँ। वैसे भी मेरे इतना सब कुछ करने के बाद मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करोगे तुम अब? मुझे पता है सब तुमने किया है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसने बहकाया है। तुम गुस्से में थी, तुमने गुस्से में वो सब किया। मैं उसे भुलाने को तैयार हूँ। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं तुम्हारी नज़रों में गलत था पर मैं गलत नहीं हूँ। ट्रस्ट मी किया, आई रियली लव यू। निक कांपती आवाज में बोला। किया पहले तो थोड़ी इमोशनल हुई, फिर वो अचानक उसके हाथ झटक बोली, नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। तुम लोगों ने 20 साल तक अपनी माँ का पता नहीं किया, आज जब उनकी जरूरत पड़ी तो ले आए। तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी मॉम घर छोड़कर गई थी, उसके बाद मुझे यही पता था कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे उस दिन हाजे से मालूम हुआ कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो घर चलकर खुद ही उनसे पूछ लो। मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही मुझे कोई बात सुननी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी बस सेक्रेटरी थी, अब वो भी नहीं हूँ। हमारे बीच और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है मुझसे बार बार मिलने की। क्या वाकई में ऐसा है? निक किया की आंखों में आंखें डाल बोला, हाँ बिल्कुल। किया पूरे विश्वास से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अभी झूठी साबित कर देता हूँ। ये कह निक ने किया को पकड़कर अपने पास खींच लिया। किया निक की बाहों से छूटने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी पर निक की पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, किया छूटने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, पर निक ने उसे छोड़ने की बजाय और मजबूती से पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। किया ने पहले तो उसे धक्का देने की कोशिश की पर धीरे धीरे उसकी कोशिश ढीली पड़ती गई। वो निक से या खुद से चाहे जितना भी झूठ बोल ले, पर सच यही था कि वो अब भी निक से प्यार करती थी। निक उसका पहला प्यार था, उसे इतनी आसानी से वो कैसे भूल सकती थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुध बुध खोकर लिपटे हुए थे। निक ने किया को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए उसका हाथ उसके बाथरोब की तरफ बढ़ा ही था कि तभी निक के फोन की घंटी बज उठी। निक मानो होश में आ गया, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। बाहर जैद इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो निक को कॉल कर रहा था। निक ने उससे बात कर फोन रख दिया और बिना कुछ बोले किया को पकड़ कसकर अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी किया, यू नो मैं बहुत डर गया था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं।
मुझे पता है तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो पर तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी हर बात के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे आने के बाद से मैं कितना बदल गया, मेरी लाइफ कितनी बदल गई। मेरी 20 साल से खोई हुई मॉम मिली सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कभी भी। मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कोई जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं शाम को आऊँगा, तुम तब तक आराम से सोच लेना और चलना मेरे साथ, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। हाजे को मैं जानता हूँ वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा पर कार्नोस पर मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हम्म कहकर निक ने किया का माथा चूमा और बिना उसके जवाब का इंतजार किए बाहर चला गया। किया धम्म से बेड पर बैठ गई। वो अपनी उखड़ती हुई सांसों पर काबू पाकर सोचने लगी, ये मैंने क्या किया। ओह नो, मैं फिर से उसके सामने कमजोर पड़ गई। उसके टच से क्या हो जाता है मुझे आखिर। काफी देर तक किया इसी तरह उधेड़बुन में बैठी रही। उसकी तंद्रा टूटी फोन की रिंग से। उसे कॉल किए जा रही थी बराबर। एक बार फोन बजकर कट गया, दूसरी बार में किया ने उठाया। हेलो किया, कहाँ हो तुम, इतनी देर से फोन क्यों उठाया। दूसरी तरफ से एन की चहकती आवाज आई। क्या बात है इतनी खुश, किया ने पूछा। अरे मैं तुम्हें बोलती थी ना कि वीपी तुम्हें लाइक करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किया झल्ला कर बोली। झूठ मत बोलो, मुझे सब दिखाई देता है। मुझे सब पता है तुम दोनों में क्या था, इनफैक्ट सबको पता है। बस वीपी की वजह से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्या पता है सबको, देखा है हम सब ने कैसे वीपी तुम्हारा ख्याल रखते थे। मिलान की सड़कों पर तुम दोनों को भीगते हुए बहुत लोगों ने देखा है। इसलिए झूठ बोलना बंद करो और गुड न्यूज सुनो। क्या गुड न्यूज। मिस्टर वीपी ने उस नकचड़ी सांद्रा से एंगेजमेंट तोड़ दी है। तुम्हें पता है इसके बाद कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस में जाने वाली है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया सिर्फ तुम्हारे लिए। ही इज सो लविंग केयरिंग यार। क्या हॉट एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है, मुझे तो जेलस होती है कभी कभी तुमसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, किया एक एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह कम ऑन, टीवी ऑन करो और देखो न्यूज़ पर आज चारों तरफ निक कॉर्पोरेशन की ही न्यूज़ आ रही है। ये कह एन ने फ़ोन काट दिया। किया ने टीवी ऑन की तो सच में निक कॉर्पोरेशन की ही खबरें थी। एंगेजमेंट टूटते ही मिस्टर मारियो ने अपने इन्वेस्टमेंट से हाथ पीछे खींच लिए थे। निक की कंपनी के लिए ये भारी क्राइसिस का टाइम था। वो सब देखकर किया को कार्नोस की बात याद आई। उसने कहा था कि अब वो किया को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, पर किया को ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ तो निक ने एंगेजमेंट तोड़कर अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी। किया ने अब ये घर छोड़कर जाने का इरादा बदल दिया था। किया का सिर चकरा रहा था इसलिए वो सो जाती है। उसकी आंख खुलती है फोन की रिंग से। वो काफी टाइम तक सोती रही थी। फोन उठाकर देखा तो कार्नोस का कॉल था। हेलो, तुमने सामान पैक कर लिया अपना। दूसरी तरफ कार्नोस बोला, नहीं एक्चुअली मैंने सोचा है मैं यही रहूंगी और निक से मुझे कोई खतरा नहीं है। यू डोंट वरी। मेरा एक काम आ गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी बेटा। हाँ बताइए अंकल, क्या काम है। तुमको तो पता है ही कि मुझे दुबई वाला प्रोजेक्ट मिला है। तो आज जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उसका प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला आए हैं। मेरी असिस्टेंट की तबीयत खराब है, वरना उनको होस्ट करने के लिए उसे भेजता। क्या तुम जाओगी। देखो तुमको इसका एक्सपीरियंस भी है, तुम काफ़ी टाइम सेक्रेटरी रह चुकी हो। डोंट वरी अंकल, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। कब तक आना होगा। शाम को 6 बजे तक पहुंच जाना। ओके अंकल। किया ने फ़ोन रख कर टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो काफ़ी टाइम सोती रही थी। अब वो उठी, कॉफ़ी पीकर थोड़ा फ्रेश महसूस हुआ।
उसके बाद वो जाने के लिए तैयार होने लगी। कपड़े सेलेक्ट करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। उसने ऑफ वाइट कलर का कॉलर वाला टॉप और पीच कलर की पेंसिल स्कर्ट पहनी। बालों की सिंपल पोनी बनाई। एकदम प्रोफेशनल लुक में तैयार होकर वो उस बताए एड्रेस के लिए निकल गई। ये एक 5 स्टार होटल था। बाहर काफ़ी गार्ड्स थे। किया 586 वीआईपी स्वीट के लिए चली गई। वहां पर वो शेख पहले से मौजूद था। उसके साथ और काफ़ी लड़कियां थी। किया को लगा कि उसकी असिस्टेंट होगी। हेलो सर, मैं कियारा, मिस्टर कार्नोस की तरफ से मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं यहाँ मिलान में आपकी होस्ट हूँ। आपको जो भी चाहिए हो, जो भी दिक्कत, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आओ यहाँ आओ, कम हियर। उसने हाथ के इशारे से किया को पास बुलाया। किया उसके पास गई। बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करो, वो अपने अजीब से एक्सेंट में बोला। किया ने होस्ट की मजबूरी के नाते जबरदस्ती मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ा। चीयर्स। उस शेख ने किया के गिलास से अपना गिलास टकराया। किया ने जैसे तैसे कर एक घूंट लिया। अरे तुम ये कैसे कपड़े पहना है? तुमको पता नहीं आज मेरी यहाँ पार्टी है और उसका ड्रेस कोड है? ओह, मुझे नहीं मालूम था। जल्दी से इसको ड्रेस दो, वो अपने साथ की एक लड़की से बोला। उन लड़कियों ने एक पैकेट उसे पकड़ा दिया। किया उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। वहां उसने वो पैकेट खोलकर देखा। बड़ी ही वाहियात ड्रेस थी, ऐसे जैसे कैबरे डांसर्स पहनती है। ब्लैक कलर की नेट की साइड स्लिट वाली स्कर्ट जिसमें पहनकर किया को बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। इस स्कर्ट में उसकी दोनों थाइस पूरी की पूरी खुली थी। ऊपर का टॉप भी वैसा ही था। किया ने पहन तो लिया पर उसे अजीब लग रहा था। बस जैसे ही इसकी पार्टी फिनिश हो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, किया खुद से बोली। ड्रेस पहनकर उसने अपना बैग उठाया। उसकी नज़र निक को दी हुई उस फाइल पर पड़ी जिसे उसने चलते टाइम बैग में रख लिया था। जब से निक ने उसे वो फाइल दी थी, किया को उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। कुछ सोचकर उसने फाइल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते पढ़ते किया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना गलत समझा मैंने सबको। ये क्या कर दिया मैंने? मैं इतना सब करती रही और निक सब कुछ चुपचाप देखता रहा। मैं कितनी बुरी हूँ, मेरी वजह से वो बर्बाद हो गया। अब क्या होगा किया का अगला कदम? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।